नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक अनूठी कहानी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। एक गांव था, एक ऐसा गांव जहां हर कोई सुखी था। पशु, पक्षी, मनुष्य, खेत, खार, जंगल, सब और सुख ही सुख था। ये सुख इसलिए था क्योंकि वो वहां चारों ओर पानी ही पानी था। पानी इसलिए था क्योंकि वहां तालाब ही तालाब थे। कहते हैं कि वहां 6 कोरी 6 आगर तालाब थे। फिर बहुत समय बाद जब गांव का शहरीकरण हुआ तो तालाब धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। गांव के पास में ही नदी बहती थी। इसके बाद भी गांव में तरह तरह के संकट उत्पन्न हो गए। इस बढ़ते हुए संकट के बीच कुछ लोगों ने देखा और सोचा कि यदि मरते हुए तालाबों को जिंदा कर दिया जाए तो शायद सुख के दिन फिर लौट आए। उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया। उन्हें ऐसी सफलता मिली कि आज उनकी सफलता देख करके पूरा प्रदेश चमत्कृत है। उस गांव का नाम है धमधा। धमधा के तालाबों को बचाने की मुहिम में जो लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उनमें से एक हैं गोविंद पटेल जी। गोविंद पटेल जी इस समय हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं ये पूरी कहानी। गोविंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये धमधा का क्या इतिहास है और तालाबों के साथ में उसका किस तरह का संबंध है? क्योंकि ये धमधा जो है छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक गढ़ माना जाता है। चूँकि यह धमधा का जो राजा था सांड और विजयी, वो जो है सरदा के राजा थे। उन्होंने धमधा को स्थापित किया कहा जाए तो जो सरदागढ़ आता है उसके अधीन धमधा एक नया गढ़ के रूप में विकसित हुआ। और उस विकसित होने के उपरांत वैसे तो बौद्धकालीन माना जाता है धमधा को, जो एक वीरान खंडहरों के रूप में पड़ा था। मतलब एक हिसाब से वीरान था, वो जंगल उग गए थे। सांड और विजयी जो सरदा बिरला बेमेतरा के पास है, वहाँ के राजा घूमते हुए वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने उस जगह की वैभवशाली प्राचीनता को देखकर अपनी राजधानी बनाने का निर्णय किया। ये लगभग 11वीं सदी की बात है। उस समय सांड और विजय ने वहाँ अपना राजपाट स्थापित किया, किले बनाए। उस दौरान उन्होंने सोचा कि ये नगरी जो है, ये यहाँ उस समय वहाँ 3-4 तालाब होते थे। उन्होंने उस परंपरा को समझा और तालाबों की एक संस्कृति, तालाब खोदने की संस्कृति की शुरुआत की। और धीरे 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 3-4 सदियों में वहाँ 6 6 कोरी तालाब यानी 126 तालाब की एक श्रृंखला बन गई, जो अद्भुत है। अपने आप में अद्भुत इसलिए है क्योंकि 126 तालाब जो लगभग 200-300 एकड़ में के क्षेत्र में फैला हुआ है, वो इतनी जल राशि एकत्रित करता है जिससे साल भर पशु पक्षी से लेकर खेत खलिहान से लेकर मानव सबके लिए उपयोगी हो जाता था। और उस परंपरा में एक और ख़ास बात थी कि उसमें पानी भरने के लिए विशेष एक नरवा भी बनाया गया था, जो एकदम आज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें बिना प्रयास से प्राकृतिक रूप से पानी भी संचय हो और सबके उपयोग भी आए। तो ऐसे 126 6 कोरी तालाबों को बनाना और उसमें जल राशि एकत्रित करना और उससे एक धमधा का जो वैभव बढ़ा, उसी पर आधारित है ये धमधा गाँव। जी। बाद में जब शहरीकरण हुआ तो उसका असर धमधा पर और तालाबों पर किस तरह से पड़ा? जी। धमधा की प्राचीनता ऐसी है कि वो रतनपुर के राज के अधीन तो नहीं आता था, परंतु सरदा के रतनपुर के अधीन होने के कारण वो उसी का एक रियासत के रूप में माना जाता था। उसके बाद से भोसलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेज़ों का जो आक्रमण हुआ,
उसके बाद से जो तालाबों का जिस हिसाब से रख रखाव राजा विहीन होने के कारण हुआ, वो धीरे धीरे लोग उसका महत्व भूलते गए और जिनके हाथ में भी आया जो बिखरे हुए तालाब थे, लोगों ने उसको खेत बना लिया। लगभग 50-60 सालों में के दौरान बहुत सारे ऐसे तालाब थे जो खेतों के बीच में होते थे, सिंचाई के लिए होते थे। लोगों ने उसे पाट लिया और खेत बना दिया, वहाँ धान की खेती शुरू करने लग गए। और इसके अलावा जो आबादी वाली ज़मीन थी, उसे भी लोगों ने पार को पाट के धीरे करते हुए बहुत सारे तालाबों को पाट दिया। तो इसका जनजीवन पर क्या असर पड़ रहा था? तत्कालिक तौर पे जब जिस समय बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इन तालाबों का बहुत अधिक महत्व होता था और इन तालाबों का पानी इतना निर्मल और स्वच्छ होता था कि लोग इसका उपयोग पीने के लिए उपयोग करते थे, दाल पकाने के लिए उपयोग करते थे। आज भी कहावतें हैं हमारे धमधा नगर में कि इस तालाब के पानी से दाल अच्छा पकता है। ऐसी परंपरा जो थी वो नष्ट हो गई तालाबों के कम होने के कारण। जो हमारे सिंचाई के जो साधन थे वो तालाबों के पटने से ख़त्म हो गए। ट्यूबवेल का ज़माना आया तो लोगों ने तालाबों को बिसार दिया। वो जल स्तर भी प्रभावित हुआ। जल स्तर इस तरह प्रभावित हुआ, मुझे लगता है कि धमधा कभी बहुत ही सूखा और एकदम मतलब जहाँ जल का कोई स्रोत ना हो ऐसा जगह रहा होगा। तभी राजा महाराजा और पूर्वजों ने जो भी सोचा होगा, तालाबों की इतनी बड़ी श्रृंखला खड़ी कर दी जो धीरे जल संग्रह करते हुए पाताल को लबालब कर दिया। और तब तो जब लोगों ने तालाबों को पाटना शुरू किया, तब तो उनको इसका भान नहीं रहा कि भाई तालाब पटने से हमारा भूजल स्तर गिर रहा है करके। लेकिन आज जरूर महसूस होता है जब पाताल का पानी सूख रहा है और तालाब ऊपर से भी नहीं है, तो लगता है कि हाँ, तालाब इसलिए खोदे गए रहे होंगे कि नीचे भरपूर पानी रहे। अब वो धीरे धीरे सूख रहा है, तब लोगों को इसका एहसास हो रहा है। तो आप लोगों ने ये मुहिम कब से शुरू की और कैसे ख्याल आया कि तालाबों को बचाना चाहिए? जी। धमधा जो है त्रिमूर्ति महामाया की नगरी है। वहाँ त्रिमूर्ति महामाया का मंदिर है, राजा किला है और राजा किला और त्रिमूर्ति माया मंदिर चारों तरफ से तालाबों से घिरा हुआ है। एक परकोटे जैसा, एक सुरक्षा चक्र की तरह हुआ है। तो सभी हमारे नगरवासियों की आस्था महामाया मंदिर में है। लोग आस्था से जाते हैं, पूछते हैं और किले को देखकर अनुमान लगाते हैं कितना वैभवशाली रहा होगा धमधा। इसके वैभव को बढ़ाना चाहिए, इसके गौरव को बढ़ाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए बहुत सारे लोग सोचते थे कि क्या किया जाए। तभी हमारे टीम के साथियों ने ये सोचा कि इसके बारे में कुछ रिसर्च किया जाए, कुछ जाना जाए, कुछ पढ़ा जाए, कुछ संग्रह किया जाए, कुछ दस्तावेजीकरण किया जाए। इसी कड़ी में हमारे कुछ साथी यहाँ संस्कृति विभाग आए, जिस परिसर में आज हम यहाँ बैठे हैं, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग। यहाँ पे हम लोगों ने पद्मश्री अरुण कुमार शर्मा से मुलाकात और उनसे अनुरोध किया कि हमारी धर्म नगरी धमधा, धर्मधाम धमधा बहुत प्राचीन नगरी है, लेकिन इसके बारे में हमारे पास दस्तावेजीकरण नहीं है, संकलन नहीं है। आप आएँ और हमको एक दिशा दें कि हम किस दिशा में काम करें। तो श्री अरुण कुमार शर्मा जी, उनके साथ श्री प्रभात कुमार सिंह और प्रवीण तिर्की जी आए और उनके साथ हम लोगों ने सभी जगह जो पुरातात्विक स्थल वहाँ भ्रमण किया। उसके बाद हम राहुल कुमार सिंह जी भी आए, पीसी पारक जी, बहुत सारे लोग आए और देखा उनका महत्व हमें धीरे धीरे समझाया। इसी दौरान एक तालाब के बीच में एक मंदिर था, मंदिर जिसको चरोरिया मंदिर बोलते थे। वो छोटा सा मंदिर था, एक तालाबों के बीच में, जैसा हर तालाब में पाया जाता है खंभा, लेकिन वो मंदिर अनूठा था क्योंकि वो खंभा नहीं था, वो मंदिर नुमा था और उसी का प्रतीक रूप जो है तालाब के पार में भी था। तो हम लोग बचपन से देखते थे कि तालाब के बीच में बहुत अच्छा मंदिर दिखता था। तो जो हमारे पुरातत्व विभाग की टीम गई थी, उनको हम जब दिखाने वहाँ पहुँचे तो देखा वो मंदिर ध्वस्त हो गया था, गिर गया था। किसी ने बताया कि मछली मारने वालों ने उनको मछली पकड़ने में दिक्कत होती थी, इसलिए इसका संरक्षण नहीं किया, इसको गिरा दिया करके। हमारे साथियों को बहुत दुख लगा। हमने वहीं से शुरुआत की। हमने उसकी शुरुआत ऐसे की, वो उसमें जो सामग्रियाँ थे, जो भी 300-400 साल पुरानी ईंटों से बना हुआ मंदिर था, उसी सामग्री का उपयोग करके उसका जीर्णोद्धार कराया। उसे उसी डिजाइन में प्राचीन पद्धति से कराने की कोशिश की और उसका स्वरूप खड़े किया। ये हमारा एक पहला कार्य था। इसके 2 लाभ हुए, एक तो वो मंदिर खड़ा हो गया, दूसरा वो तालाब जो पट रहा था
वो पटने से बच गया, क्योंकि वहाँ पर एक लोगों को वो था कि यहाँ पे एक मैदान बना दिया जाए ताकि गार्डन विकसित हो जाए तालाब में। तो वो एक मंदिर खड़ा होने से वो पटना का कार्य रुक गया। यहीं से हमारी एक शुरुआत हुई, चरगुइया मंदिर जीर्णोद्धार से। 2017 की बात है जी। इसमें चुनौतियां तो काफी आई होंगी आप लोग को, जी तो वो किस तरह की चुनौती थी और कैसे आप लोगों ने उसको सॉल्व किया? जी जी। चुनौतियां कहा जाए तो लोगों को तालाबों के प्रति जागरूक करना या उनके प्रति ले जाना, यही हमारे सामने चुनौतियां है, क्योंकि जिसके पास जिसकी अधिकता रहती है वो उसका महत्व नहीं समझता। तो यही हमारे धमधा के साथ हुआ था। हमारे धमधा में 6 अगर खोरी तालाब थे, तो इतने सारे तालाब थे, तो लोगों का उसका महत्व बिल्कुल भी मानने का। तो उसी चीज़ को हमने बताने की कोशिश की कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और ये मंदिर, ये धरोहर, इनका यदि हम संरक्षण करते हैं तो हमारे नगर का गौरव होगा, हमारे त्रिमूर्ति महामाया का गौरव होगा, हमारे तालाबों का गौरव बढ़ेगा, और ये हम सब के लिए उपयोगी रहेगा। ऐसा धीरे-धीरे लोगों को समझाते हुए और श्रमदान से, जब हमने सबसे पहला दिन काम शुरू किया, तो हमने फेसबुक, व्हाट्सएप में एक संदेश भेजा कि आइए इस मंदिर को बचाएं श्रमदान से, श्रमदान करें करके। और उस मैसेज को पढ़ के लगभग 20 लोग आए और पहले मलबा को साफ किया। धीरे धीरे जुटते गए लोग और कारवां बढ़ता गया। बहुत बढ़िया। और इसके बाद जब आप लोगों ने सफलता हासिल की, तो क्या आपका ये मुहिम और आपने इसको विस्तार दिया है क्या? जी जी जी। क्या आपने बाकी और तालाबों का पता लगाया है कि बाकी 6 कोरी 6 आगर में से कितने तालाब बच गए हैं अभी? और जी, इसके बाद क्या हुआ कि चरगोड़िया मंदिर तालाब का जो जीर्णोद्धार हुआ, मतलब उसका स्तंभ जो बना, उसके बाद और जो तालाब थे उनकी स्तंभों पे हमने ध्यान देने की कोशिश की कि स्तंभ क्या कह रहे हैं, हमारे धमधा के तालाबों में कितने स्तंभ हैं। तो पता चला कि एक दानी तालाब है, वहाँ एक ताम्र पत्र लगा हुआ है। अच्छा। जी जी, प्राचीन ताम्र पत्र। जब हमने पुरातत्व विभाग वालों को बताया तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उनकी पूरी टीम आई और नाव से उस ताम्रपत्र का अध्ययन करने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए नाव से बकायदा गए। अरुण कुमार शर्मा जी, आपने प्रभात सिंह जी, राहुल सिंह जी, सारे लोग गए थे, उसका अध्ययन किया। तब हमको इसका महत्व पता लगा कि देखिए कोई तालाब है, उसके अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं, ताम्रपत्र रहता है। तब इसी तरह हमने दूसरे तालाबों जो स्तंभ जीर्ण हो रहे थे, जैसे एक बद्री तालाब था, उसका जो स्तंभ था वो भी जीर्ण शीर्ण हो रहा था, उसकी मरम्मत कराई। उसके बाद अचानक ये हुआ कि और भी तालाबों पे हमारा ध्यान गया। इसी तरह एक तालाब था गोपाल तालाब, उसको गोपालीन तालाब कहते थे। धमधा से बरहापुर गंडई खैरागढ़ रोड में है, वो लगभग 3-4 किलोमीटर दूर, वो बाहर ही है, लेकिन लोग उसको ध्यान नहीं देते थे। वो मुरुम का एक खदान बन गया था, लोग मुरुम उठा के ले जाते थे। जब हमने वहाँ ऐसा दौरा किया तो लगा कि यहाँ पे तो एक स्तंभ जैसा है, स्तंभ टूट गया था और वो जमीन के बराबर हो गया था। तो आज हमको लगा कि अरे ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तालाब की पहचान है, ये तालाब को यदि इसको नहीं बचाया जाए या इसको पुनर्जीवित ना किया जाए तो ये तो मुरुम खदान हो जाएगा। तो हमने उस स्तंभ को निकाला और उसको पुनः स्थापित किया। इस स्तंभ तो जब जमीन से बराबर था, तालाब के बीचों बीच था, वो तालाब के नीचे था। जब उसको निकाला तो लगभग 8-10 फीट का स्तंभ था और लगभग 200 साल पुराना स्तंभ था। जब उसको निकाला तो देखा कि ये तो एकदम नया जैसा ही लग रहा था, तो पूरा मिट्टी से दबा हुआ था। खास बात ये और रही कि इसमें हमको तालाब की परंपरा के बारे में पता चला। उसकी जब खुदाई हम लोग हमारे श्रमिक कर रहे थे तो उसमें एक छोटा सा सिक्का मिला, चांदी का सिक्का था। उसके बाद जब खुदाई पूरा हुआ, उसको बाहर निकाले तो एक कांसे का लोटा मिला, उसमें एक चांदी का सिक्का मिला जो 10 ग्राम का था और एक चांदी का सिक्का आधा ग्राम का था। जब हम कौतूहल हमारा और बढ़ते गया, हम उस चांदी के जो 2 सिक्के हैं उसको संस्कृति विभाग रायपुर में ला के जमा किए और उनसे अनुरोध किया कि आप इसे संग्रहालय में रखिए अपने, ताकि हमारे धमधा की पहचान जो है, धमधा का जो तालाबों का जो संस्कृति है, वो एक सुरक्षित और दस्तावेजीकरण हो। उनसे ये भी अनुरोध किया कि इसका अध्ययन कराएं। उन्होंने नागपुर उस सिक्के का लिपिग्राफी को पढ़ने के लिए भेजा और बताया कि ये सल्तनत कालीन सिक्का है, लगभग 250-300 17वीं सदी ऐसा कुछ बताया उन्होंने। और उस समय ये तालाब खोदा गया था, उसमें सिक्का डाला गया था। तो ये हमको एक और हमारी जिज्ञासा बढ़ती गई और उस स्तंभ को हमने
पुनर्स्थापित किया। लगभग प्लेटफॉर्म बनाया हमने 12 फीट ऊंचा पत्थर से, और उसको उसके ऊपर स्थापित किया। उसको स्थापित करने के बाद वो एक पहचान बन गया कि ये गोपालीन तालाब है, और लोगों की भी पता लग गया कि हाँ भाई ये मुरुम खदान नहीं है, तालाब है। इस तरह हमने दूसरे तालाब का संरक्षण शुरू किया। ये 2 तालाब के पहले तो हमने वही स्तंभ और मंदिर के रूप में शुरू किया था। ये होने के बाद हमको लगा कि ऐसे कितने भी तालाब होंगे जिनको लोग खदान बोल देते हैं, खेत बोल देते हैं, उनकी पहचान नहीं। हमारे साथियों ने कहा कि क्यों नहीं इन तालाबों को ढूंढा जाए। हमारे धमधा में 6 आगर 6 कोरी तालाब है बोलते थे। आपको पता ही है कि आगर मतलब 1 होता है और कोरी मतलब 20 होता है। 6 कोरी मतलब 120 और 6 मतलब 6, 126। इस तरह हमने सोचा कि 126 कहाँ थे, धमधा में तो दिखने को नहीं मिलते। देखें तो किसी भी को पीछे तो नहीं भाई 20-25 तालाब ही दिखते हैं करके। हमने लिस्टिंग शुरू की, उनका सूची बनाया, तो हमको लगभग 40 तालाब की सूची बनी। हमको 43 तालाब अभी हैं जिसमें पानी भरते हैं। हम बोले कि यार 6 कोरी तालाब यूं ही बोलते थे क्या, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने तालाब कहाँ गायब हो गए। तो हमने फिर शुरू किया इसका रिसर्च। इसमें हमने जहाँ जहाँ तालाब जो जिस नाम से जाने जाते थे वहाँ वहाँ जाके उन लोगों से बात की, और खेत खलिहानों में जाके बात की, तब भी हमको बहुत सफलता तो नहीं मिली। फिर हमने सोचा कि पुराने नक्शे ढूंढे जाए, तो हमने आरटीआई लगाया, राजस्व विभाग में, कलेक्ट्रेट में, बहुत जगह। तो उसमें हमने लगभग 3 साल का बहुत मेहनत की। हमको कई अपील करनी पड़ी, राज्य सूचना आयोग में अपील करनी पड़ी, कई अधिकारियों को वहाँ पीसी जाना पड़ता था, तो लोग थोड़ा सा नाराज भी होते थे, लेकिन फिर भी हमने प्रेम पूर्वक उनसे यही आग्रह किया हमको तालाबों की जानकारी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में तालाब नाम से कोई चीज दर्ज नहीं होता है। जो निस्तारी तालाब हैं, जो आपके धमधा के 15 तालाब हैं, उनकी लिस्ट ले लीजिए, उनका रकबा खसरा ले लीजिए। हमने कहा कि तालाब फिर कैसे दर्ज होता है, तो बोले हमारे रिकॉर्ड में पानी के नीचे की जमीन के रूप में दर्ज होता है। तो हमने फिर उस हिसाब से उनसे पूछा कि पानी के नीचे की जमीन कौन कौन सी है बताइए। तो उन्होंने कहा हम तो छांट तो सकते नहीं, आप लोग खुद ही आ जाइए हमारे रिकॉर्ड से। हमारे साथियों ने लगभग 10-15 दिन पूरे खंगाले दस्तावेज और देखे कि पानी के नीचे की जमीन कहाँ कहाँ किस किस खसरे में है। उस खसरे के बाद हमने नक्शा देखा, जो हमारे पास 1932 का नक्शा था। हमारे एक साथी हैं, वकील थे, उनके दादा परदादा साजिद खान, जो अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में पदस्थ हैं। उनके पास वो नक्शा मिला, उससे हमने मिलान किया। अभी का नया नक्शा निकाला, पुराना नक्शा निकाला, दोनों में जहाँ जहाँ पानी के नीचे की जमीन थी उसको मैपिंग की। उससे हमको पता लगा कि 126 में से 121 स्थानों पे तालाब के होने की पुष्टि हमको मिली, जिसका रकबा मिला, खसरा मिला। इस तरह हमने 121 तालाबों को ढूंढ लिया। उसमें से फील्ड वेरिफिकेशन किया तो लगभग 70 तालाब हमको मिले, जिसमें थोड़े थोड़े अवशेष मिल रहे थे जी। तो शासन का नजरिया फिर कैसे आपके साथ बदला, और कैसे हालांकि पुरातत्व विभाग के लोग तो शुरू से ही आपका मार्गदर्शन कर रहे थे जी, लेकिन बाकी विभागों के लोगों के नजरिए को बदलने में कैसे सफलता मिली जी जी, और किस तरह से वो आपके इस काम में अभी सहयोग दे रहे हैं? जी जी जी। अब इसके बाद जब हमारा जो तालाबों की लिस्ट हमारी बन गई लगभग 121 तालाबों का, तो हमने कहा कि ऐसा तालाब का लिस्ट बनाने बस नहीं होगा, इसके इतिहास को हम एक दस्तावेजीकरण करते हैं। तो हमने एक किताब प्रकाशित की, 6 आगर 6 कोरी तालाब और बूढ़ा नरवा। इसमें हमने तालाबों के बनाने का क्रम क्या था, उनके तालाब के खसरा नंबर क्या थे, नाम क्या है, कितना जल संग्रह होता है, उसका स्वामित्व किसके पास है, इसकी पूरी सूची और इसका विमोचन राज्य स्तर पर हमने माननीय मुख्यमंत्री से कराया। इससे एक पहचान गई कि लोगों में कि हाँ भाई इतने तालाब थे कर। एक और कुछ किताब दिख रही है। हाँ, वो अगले क्रम में सिलसिले में वार उसको बताऊंगा। अच्छा, जी जी जी। तब ये तालाबों की लिस्ट आने के बाद हमने सोचा ये तालाब की लिस्ट तो हम लोग बना लिए, लेकिन लिस्ट होने से क्या होता है जब धरातल में दिखेगा नहीं। तो हमने सोचा कि जो जो तालाब शासकीय हैं उसको पुनर्जीवित किया जाए। हमने सरकार से मांग की कि भाई ये जितने भी 121 तालाब हैं उनमें बोर्ड लगाया जाए, उनका चिन्हांकन कराया जाए, सीमांकन कराया जाए, और जो कब्जा है कि क्या स्थिति है इसका पता किया जाए। तो उस समय हमारे एसडीएम होते थे ब्रजेश सिंह छत्री, जो अभी बिरगांव नगर पालिका के आयुक्त हैं। उन्होंने विशेष सहयोग किया, हमको बुलाया, हमारे आवेदन पे हमने
मुख्यमंत्री, कलेक्टर और बहुत जगह दिया था आवेदन। उस पर हमने बुलाया, उन्होंने बुलाया और पूछा कि ये तालाब कहाँ का है, हमको दिखाई। हमने दिखाया, पूरे खेतों के बीच में। सब हमारी टीम और उनकी टीम, राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, सारे लोग गए और यहाँ यहाँ ये तालाब है करके। तो उन्होंने अच्छा प्रयास किया और लगभग 12 तालाबों को उन्होंने खाली कराया, कब्जा मुक्त। जो 40 साल 50 साल से खेत बन गए थे, उनको उन्होंने कब्जा मुक्त कराया और बाकायदा बोर्ड भी लगवाया नगर पंचायत के योगदान से, और वहाँ बोर्ड लग गया। और कुछ तालाबों को तो घरीकरण भी एक कराया। इसके बाद थोड़ा सा हम सोचे कि सरकार तो अपनी ओर से कर ही रही है, अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं। तो हमें लगा कि हम थोड़ा सा निजी जो तालाब है जिसका स्वामित्व सरकार के पास नहीं है, ऐसे पे हमने फोकस किया। तो ऐसी एक तालाब हमको मिला तितुर घाट में, जो धमधा से शिवनाथ नदी के किनारे एक प्राचीन स्थल है, जहाँ लक्ष्मी नारायण जी की, चतुर्भुजी जी की बहुत अच्छी प्रतिमा है और बहुत ही प्राचीन जगह है, जो अब वीरान हो चुका है। और वहाँ 2 बार मेला भरता है, एक मंदिर है। तो हमारे अरुण कुमार शर्मा जी वहाँ गए थे, उन्होंने बताया कि ये जो मंदिर है इसके बाजू में यहाँ पे एक कुंड था, तालाब था, जिसकी वजह से होना चाहिए। तो उन्होंने हमें एक इशारा दिया था, हमने सोचा कि इसको किया जाए। फिर हमने श्रमदान से ही वहाँ खुदाई चालू की। पहले तो वो कुछ झाड़ी झड़ूके थे, उनको काटना चालू किया। तब वो जो उसका भूस्वामी है वो आके खड़े हो गए, बोले आप लोग मेरी जमीन में क्यों क्या कर रहे हैं। तो हम लोग भी थोड़ा सा वो हो गए। हम लोग बोले कि भाई आपकी निजी जमीन है, लेकिन हमको यहाँ पर एक तालाब होने का वो लग रहा है, और ये तालाब जो है आज से नहीं, राजाओं ने बनाया था। राजा दशवंत सिंह ने की माता ने यहाँ मंदिर बनवाया था, उसी में ये कुंड बना था। तो अब हम इसका जीर्णोद्धार करना चाह रहे हैं। आपका जमीन है, आज रिकॉर्ड में आप इसके मालिक हो, आप यदि बोलेंगे इसमें काम कीजिए तो हम काम करेंगे, और आपको लगता है कि ये काम करने लायक नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि धमधा की जो पहचान है, 6 कोटी तालाब, ये उसका एक अंग है। हो सकता है ये पहला तालाब हो सकता है 126वां तालाब हो। तो इसका जीर्णोद्धार हमको करने दीजिए। आपके पूर्वजों का ही नाम पे है, आपके पूर्वजों ने इसको सहेज के रखा रहा होगा, आपके पूर्वजों ने ही खोदा ही होगा। तो उनकी जो भावना थी उसको आज भी जीवित रखिए आप, और उस जो भावना से तालाब खोदे गए थे, उस तालाब के अस्तित्व को बनाए रखिए। और इसमें यदि आप भागीदार देते हैं तो हम आपसे 1 रुपए भी नहीं लेंगे, बल्कि इसमें तालाब खोदेंगे और उसमें पानी भर के आपको फ्री लौटा देंगे। आप ही रखिएगा, आप ही उसके स्वामी होंगे। केवल इस तालाब के स्वरूप को हम प्रदान करना चाह रहे हैं। उन्होंने सहमति दी और बोला आप तालाब बनाइए, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और हमने सब लोगों ने मिलकर श्रमदान से और लोगों से सहयोग लेकर उस तालाब का जीर्णोद्धार किया, और वो आज तालाब के रूप में बना हुआ है। ये उसका तालाब का दृश्य है, तितुर घाट। जी जी जी। अब इसमें आप अगला प्रश्न पूछे तो मैं जवाब ही दे देता हूँ। तब इस तालाब के बनने के बाद इस जो कार्य है उसका दस्तावेजीकरण करना भी बहुत आवश्यक था। तो हमने सोचा कि ये जो प्राचीन स्थल है, जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां पड़ी हुई हैं, सती स्तंभ बिखरे हुए हैं, क्यों न इसका दस्तावेजीकरण किया जाए। इसमें शिलालेख है, उसमें क्या लिखा है इसको जाना जाए। ये प्राचीन स्थल कितने पुराने हैं। तो हमने यहाँ पुरातत्वविद हैं हमारे प्रभात कुमार सिंह जी, उनसे अनुरोध किया, और यहाँ के जो सचिव और संचालक हैं आचार्य जी, अपने विवेक आचार्य जी, उनसे भी अनुरोध किया। तो उनसे हमारे प्रभात जी वहाँ गए और एक मूर्तियों को साइज नापा, पूरा अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद इसका एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में ये किताब हमने प्रकाशित की। आप बहुत ही प्रेरणादायक काम कर रहे हैं, आपको लगातार सफलता मिल रही है और आपकी ये मुहिम लगातार आगे भी बढ़ते जा रही है। जी, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जी जी, धन्यवाद। दोस्तों, ये धमधा में जो कुछ हुआ वो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणा है। हम गोविंद जी से अभी जानना चाहते हैं कि उन्होंने और क्या क्या किया है और किस किस क्षेत्र में उन्होंने सफलता हासिल की है। जी, तो ये एक तालाब का जीर्णोद्धार हुआ। पहले तो हम लोग मंदिरों के स्तंभ को बचाने का कार्य से शुरू किए थे। फिर एक तालाब का जब उदाहरण प्रस्तुत हुआ तो हमारे जो कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, मंत्री जी हैं, और जो हमारे जनप्रतिनिधि नगर पंचायत वगैरह के उन लोगों ने भी हमको सहयोग देना शुरू किया।
और लगभग 2 तालाब का की खुदाई कब्जा हटने के बाद प्रशासन ने की थी। उसी समय हमारे जो एसडीएम थे ब्रिजेश सिंह छत्ते, उनका ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर के बाद उनको लगभग 15 दिन का अवसर था। हमने जाके उनसे अनुरोध किया, सर आपने जो तालाब बचाए थे, जिसको आपने खाली कराया था, देखिए 1 साल बाद उसमें फिर कब्जा हो गया, लोग उसको उसमें फिर खेती करने लग गए। तो जब तक हम उनको तालाब के रूप में स्वरूप नहीं देंगे, वो उसका संरक्षण नहीं हो सकता। तो आप हमको दीजिए वो तालाब, और उसको खोदते हैं, मिल के खोदते हैं और पुनः स्वरूप में देते हैं करके। तो उन्होंने भी सहमति दी और 15 दिन का समय था उनके पास। पूरे भीड़ के, हमने भी भिड़े, वो भी भिड़े और जेसीबी लगाकर पूरा लगभग 6 तालाबों को फिर से रिस्टोर, मतलब तालाब का स्वरूप दे दिया, जिसमें आपके हाथी बुढ़ान, घोड़ा बुढ़ान, तेली डबरी, लोकैया तालाब में तो प्लाटिंग हो गई थी, प्लाट काट डाले थे लोगों ने, उसकी भी हमने खुदाई की और वो तालाब के स्वरूप में हो गया। जी जी, यहाँ तक हुआ। इसके आगे की और कहानी है। हाँ बताइए, जी, प्लीज जी। बताइए बताइए। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमने फिर सोचा ये तालाब तो है, लेकिन तालाब के रूप में दिखता नहीं है, डबरा ही समझते हैं लोग। और जब तक इसमें एक भाव ना हो, श्रद्धा ना हो, तब तक लोग उसको, उसका महत्व नहीं समझते हैं। शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों ने तालाबों की संस्कृति, जो विवाह कराने की जो परंपरा थी, उसको आत्मसात किया रहा होगा। हमने उसी परंपरा का अनुसरण किया और ये जो 6 तालाब बने थे, एक तो ये तितुर घाट, तिरोहित तितुर घाट था, इसमें हमने ये शिला खंड को स्थापित किया था जो वहीं प्राचीन था। इसी तरह हमने 6 तालाबों में शिला नहीं, काष्ठ स्तंभ लगाने का सोचा। अच्छा। और लोगों के सहयोग से 6 तालाबों में सरे लकड़ी, जो जिसकी पहचान है कि जितना पानी में जाता है उतना ठोस होता है, ऐसा लकड़ी हमने व्यवस्था की और लगभग 15 फीट 12 फीट ऐसे स्तंभ को ले जाकर विधिवत पूजा कराकर, महामाया मंदिर में पूजा कराकर, रैली निकालकर लोगों को जागरूक करते हुए सभी तालाबों में स्तंभ स्थापित किया और उसमें एक ताम्र पत्र छोटा सा अंकित कराया कि यह नगर वासियों के सहयोग से तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है और इस तालाब का नाम ये है, इसका रकबा इतना है, इसका खसरा इतना है और ये स्तंभ उसका प्रतीक। इसका एक फायदा हुआ कि लोगों में पता लग गया कि इस खेत के बाजू में तेली डबरी है, इस जगह के पास ये लोकैया तालाब है, तो आसपास के लोगों को पता लगेगा हाँ भाई ये तो खेत नहीं है, खंबा गड़ा है, मतलब तालाब है। अब वो जो है पटने से मुक्त हो जाएगा, ऐसी हमारी सोच है। हाँ। जी जी। और आप वृक्षारोपण की ओर भी क्या आपने कुछ पहल की है या कोई जागरूकता आई है वहाँ? जी जी, वृक्षारोपण ऐसे तो हम लोगों ने किया है, काफी किया है, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता उसमें नहीं मिली है। लेकिन हमने एक चीज देखा है कि जहाँ जहाँ हमने तालाब बनाए हैं, नगर वासियों से बोल क्या है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कोई आके पीपल पेड़ लगा जाता है, कोई बड़ पेड़ लगा जाता है और उसको घेरा भी करता है, सुरक्षित भी करता है। हमारे ये जो तालाब है ना, अभी आप जाएंगे ना, इधर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ 12 फीट का लग गया है, लोगों ने स्वतः लगाया है। ऐसे ही सभी तालाबों के आसपास लोग स्वतः ही सामाजिक भावना उनमें और अपना दायित्व है, अंदर भरी हुई सबके भीतर भावना प्रकट नहीं कर पाते। तो ये जहाँ जहाँ तालाब बने हैं वहाँ लोगों ने स्वतः ही वृक्षारोपण कार्य किया है। तो साथियों, आप लोग ने ये देखा कि गोविंद जी और उनके साथी जो है धर्म नगरी धमधा में न सिर्फ तालाबों को बचा रहे हैं बल्कि संस्कृति और इतिहास को भी बचा रहे हैं। इसी तरह के प्रयासों से हम अपनी संस्कृति और इतिहास को बचा पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को इसे सौंप पाएंगे। तभी तो हम अपने आप को पूरे गर्व से छत्तीसगढ़िया कहला पाएंगे। मुझे उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि इस चैनल के माध्यम से ये कहानी दूसरे गांवों को भी प्रेरित करेगी जहां तालाब और इतिहास और संस्कृति इसी तरह का के संकट का सामना कर रहे हैं। यदि आप लोगों ने भी अपने गांव में इस तरह के प्रयास किए हैं या कर रहे हैं या आपको योजना है तो आप हमें जरूर बताइए। हम आपकी भी कहानी कहने और सुनने के लिए तैयार हैं। नमस्कार।